हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका पार्ट 4, जो कि न्यू एनसीईआरटी में पार्ट 4 है और ओल्ड वाली में 5 है। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पार्ट 4 जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो पढ़ने वाले हैं। इसमें उनकी 2 कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह है, ये पहली कविता है, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। ठीक है, इस तरह से ये 2 कविताएं जिनके शीर्षक हैं, पहली कविता का शीर्षक है उत्साह और दूसरी कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय हम देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है पीछे तक? हाँ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। 1899 में हुआ था उनका जन्म बंगाल में। वे मूलतः गढ़ापोला जो कि उन्नाव जिले में है उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मूलतः मतलब उनका परिवार जो है ना मूल निवासी यूपी का था, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। बंगाल में बस गए होंगे जाके वेस्ट बंगाल में, तो वहां उनका जन्म हुआ। तो क्वेश्चन बनता है कि निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ। ये एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान दें। जन्म कहाँ हुआ? हाँ, बंगाल के महिषादल में। और कब हुआ? 1899 में। ठीक है। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। औपचारिक शिक्षा उनकी जो है वो कहाँ हुई? 9वीं तक जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से ही, उन्होंने सिर्फ 9वीं तक ऐसे औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद स्वाध्याय से खुद पढ़ के उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे, यानी गहरे ज्ञाता थे, अध्ययन करता थे। रामकृष्ण परमहंस, आप जानते हो रामकृष्ण परमहंस जो कि किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? विवेकानंद जी के। विवेकानंद जी किस समाज से थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ना, और उनकी विचारधारा ने पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन, देखिए लेखक ने यहाँ कहा है कि दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। क्यों था? क्योंकि उनके जीवन में जो है जब वो छोटे थे, तो एक तरह से जब उनकी युवावस्था ही थी, तो उनके परिवार में उस समय में एक महामारी आई थी बहुत बड़ी। तो उस महामारी से उनके परिवार में अधिकतर लोग जो है मारे जा चुके थे। उनके बच्चे, उनकी सबसे प्यारी उनकी बेटी थी सरोज नाम की, वो मारी जा चुकी थी। उनकी पत्नी, उनके भाई और उनकी चाची वगैरह, ये सब उस महामारी में मर चुके थे। तो ये परिवार में अकेले से हो गए थे, इसलिए काफी परेशान थे, काफी दुखी रहते थे। तो फिर उन्होंने जो है अब लेखनी उठाई। यही है, कवि जो है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो उन्होंने यही किया। आत्मीय जनों के, इनके प्रियजन जो थे, घर परिवार वाले, उनके असामयिक निधन, यानी कि समय से पहले ही इनका निधन हो गया। हाँ मितुषी, आप बताइए, स्टैंड अप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता के जो शीर्षक मैंने आपको बताए वो कौन कौन से हैं? इस चैप्टर में हम जो 2 कविताएं पढ़ने जा रहे हैं उनके क्या टाइटल हैं, क्या शीर्षक है? पहली कौन सी है? और नेक्स्ट? आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई पे? दूसरी कौन सी है? ध्यान दीजिए आप, सिट डाउन।
तो उनको भीतर तक तोड़ दिया था। इट मीन्स उनके परिवार में ऐसा एक मृत्यु हो गई लोगों की, तो वो काफी टूट चुके थे अंदर तक। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और 1961 में उनका देहांत हो गया। अनवरत यानी कि बिना रुके उन्होंने जो है संघर्ष किया और 1961 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जन्म 1899 में और मृत्यु 1961 में। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, क्वेश्चन बन गया जन्म और मृत्यु से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन बनता है उनकी प्रमुख रचना, 2 रचनाएं बताइए या 3 रचनाएं बताइए, क्वेश्चन बन सकता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में काफी इनकी अविस्मरणीय ख्याति रही है, अविस्मरणीय जिसको भुलाया न जा सके। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। संपूर्ण साहित्य जो है उनका प्रकाशित है किसमें? निराला रचनावली में। कि उसमें कितने खंड है उसके? कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि निराला रचनावली के कितने खंडों में विभक्त है, तो आंसर कितना आएगा? 8 खंडों में। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। देखो ये जो इनकी रचनाओं की जो विशेषता है ना, वो किसकी विशेषता है? छायावाद की। क्योंकि निराला क्या थे? छायावाद के कवि थे। छायावाद के कवि थे और छायावादी कवियों ने जो है प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति के माध्यम से जो है कई संदेश दिए हैं और उन्होंने जो है विराट स्वरूप हमारे सामने, प्रकृति का विराट स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इन प्रकृति के विराट स्वरूप के माध्यम से हम कैसे विद्रोह कर सकते हैं, तो वो भी इस कविता में हमें बताया गया है, जो कि क्रांति और विद्रोह के प्रतीक है बादल, जो उसका कविता में हम पढ़ेंगे। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। उनके विद्रोही स्वभाव ने, अब जो कविता में एक नया प्रयोग उन्होंने किया कि प्रकृति के माध्यम से विद्रोह है लोगों में, कैसे उनके मन में विद्रोही भावना, लोगों के मन में विद्रोही भावना जगाई जा सकती है प्रकृति के माध्यम से, वो उन्होंने नए प्रयोग किए। इसमें प्रकृति का क्या किया? मानवीकरण किया। आप जानते हो मानवीकरण अलंकार, जिसमें जिस अलंकार में मानवीकरण अलंकार जो होता है, तुम्हारे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं उसको, उसमें मनुष्य जो है उसको जो है प्रकृति के माध्यम से जो है, प्रकृति को मनुष्य के माध्यम से सारे काम करवाए जाते हैं जैसे एक मनुष्य करता है, और उसमें जो है मानव की तरह जो उसका आचरण प्रकृति का होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। देखिए ये लाइन है मेन, सबसे पहले जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया। देखिए मुक्त छंद और एक होता है प्रबंध, मुक्त और प्रबंध 2 होते हैं छंद। मुक्त छंद में जो है एक जो कविता होती है या एक जो उनका स्टेंजा है वो दूसरे से अलग होता है, वहां वो फ्रीली जो है छंदों की रचना करते हैं। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, जो शोषित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, पीड़ित है, जो पिछड़े लोग हैं, जो प्रताड़ित है समाज के द्वारा, जिनको हाशिए पे धकेल दिया गया है, अर्थात वो समाज में जो है निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको लोग उपेक्षित समझते हैं, ऐसे लोगों के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति मिलती है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। जो शोषक वर्ग है, अर्थात एक होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग, जिसका शोषण किया जाता है वो शोषित वर्ग हो गया, और शोषक वर्ग जो शोषक करता होते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने शोषक वर्ग सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है, उनके मन में उनसे बदले की भावना भी है कि क्यों शोषक वर्ग जो है समाज में लोगों का उत्पीड़न करते रहते हैं, अर्थात उनका शोषण करते रहते हैं। पीड़ित प्रजा को क्यों वो उपेक्षित मानते हैं, उपेक्षित करते हैं। तो ये भाव उन्होंने अपनी कविताओं में उजागर किया है। अब जो है हम इनकी कविता जो पढ़ने वाले हैं, हाँ दिखाई दे रहा है सबको पीछे तक?
जो ये कविता का शीर्षक है क्या है? उत्साह। आप जानते ही हो उत्साह का क्या मीनिंग होता है? क्या होता है? हाँ, वो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया एक्साइटमेंट। लेकिन जब हमारे मन में किसी काम के प्रति लगन होती है, उसको करने के प्रति उत्सुकता होती है, वो है हमारा उत्साह। तो किसके माध्यम से बताया है इसमें? बादलों के माध्यम से। कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो बादलों के माध्यम से कहते हैं कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि जो है बादलों से गरजने का आह्वान कर रहा है। कवि जो है बादलों से कह रहा है कि हे बादल तुम गरजो। जो थंडरिंग होती है, गरजना होती है बादलों की, बादल गरजेंगे फिर बारिश होगी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे बादल, बादलों से वो आह्वान कर रहे हैं कि हे बादल आप गरजो, घेर घेर घोर गगन की जो है पूरे गगन मीन्स क्या होता है? आसमान। हाँ, घेर घेर कि इसको घेर कर पूरे आसमान में उसको घोर तरीके से, यानी कि बहुत विकराल तरीके से पूरे आसमान में छा जाओ। जैसे बादल, आपको पता है जब बारिश होती है उससे पहले काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं और एकदम घोर बड़े बड़े बादल होते हैं, तो हमें अनुमान हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि आप हे बादलों, आप जो है पूरे आसमान में जो है को घेर लो और पूरी तरह से छा जाओ। धाराधार किसको बताया गया है? बादलों को ही, कि हे धाराधार, यानी कि धारा से जो बारिश करते हैं वो बादल हुए। तो हे बादलों, आप जो है पूरे गगन में चारों तरफ घोर घटाओं के रूप में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे? ललित मीन्स क्या होता है? हाँ बताइए ध्रुवित। हाँ, ललित का क्या मीनिंग होता है? 2 बार यहाँ आया है। ललित का मतलब है सुंदर। बैठिए। हाँ, कि ललित ललित काले घुंघराले, बादलों को जो है सुंदर बताया गया है कि हे बादलों, आप जो है बहुत ही सुंदर हो। काले घुंघराले, और काले जैसे एक बच्चा होता है और उसके बाल कैसे यूं कर्ली बाल होते हैं ना, घुंघराले होते हैं ऐसे, और हम बादल को भी ऐसे ही बनाते हैं। भाई एक छोटा बच्चा होता है, उसके बाल, कई बच्चों के बाल कर्ली होते हैं, यूं घूमे हुए होते हैं। तो वैसे ही बादल की भी जो है तुलना किससे की गई है? बच्चे के बाल से। तो उसको किसके समान बताया? काले घुंघराले। बादलों की शेप भी इसी तरह की होती है। तो कहा गया है बाल ललित ललित काले घुंघराले, कि बादल जो है बड़े ही सुंदर हैं और बच्चे के बालों के समान घुंघराले हैं। बाल कल्पना के से पाले, कि बाल कल्पना, और तुम जो है बच्चों की कल्पनाओं के समान हो। बादलों को कैसे पाले, कौन सा अलंकार है? से सरी से सम किसके क्या होता है? उपमा अलंकार। हाँ, तो उस बादलों को जो है छोटे बच्चे के की कल्पनाओं के समान बताया है। और बच्चे के बाल जैसे घुंघराले होते हैं, तो बाल जो छोटे बच्चों के जो बाल है काले काले, वो घुंघराले होते हैं। वैसे ही बादल भी उन बाल कल्पनाओं के समान ही है। विद्युत छवि उर में, उर क्या होता है? उर मीन्स क्या होता है? उर मीन्स होता है हृदय। उर विद्युत छवि उर में भर दो, कि विद्युत की सी छवि जो है, जैसे एक बिजली चमकती है, वैसे ही वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं बादलों के माध्यम से कि हे बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बादलों के समान मनुष्य के मन में भी क्या भर दो? छवि, एक विद्युत छवि, मतलब बिजली के समान चमक जैसे होती है बिजली में, वैसे ही वो छवि मनुष्य के मन में भर दो। हे कवि कह रहे हैं नव जीवन वाले। नव जीवन वाले किसको बताया गया है? नव जीवन कौन देता है? बादल देते हैं।
विद्युत छवि उर में, कि विद्युत की सी छवि जो है हमारे उर में भर दो, हमारे हृदय में भर दो। हे कवि कहते हैं कि हे बादल, आप तो जो है संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो, आप तो मनुष्य के मन में नव जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि वज्र छिपा जो आपके जो बादलों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो जिस तरह से वज्र के समान आपके अंदर जो घनघोर घटा छिपी हुई है, उनको जो है उनसे फिर आप एक नवीन कविता का संचार कर दो। हे बादल, फिर जो है नवीन कविता का संचार कर दो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्यों में जो सोए हुए हैं, अर्थात जिनमें निराशा की भावना पैदा हो गई है, उन मनुष्यों में वो विद्रोह और क्रांति की भावना भरना चाहता है। किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हे बादल, आप जो है गरजो बरसो, और मनुष्य के जीवन में भी जो है बिजली के समान, एक जैसे एक बिजली कौंधती है, वैसे ही मनुष्य के मन में भी जो है नई भावना, विद्रोह है और उत्साह जो है पैदा कर दो। फिर से बरसो हे बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इसमें आगे कवि कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कह रहे हैं कि उनका जो है, जो देशवासी हैं सभी, उनका मन जो है विकल, विकल मीन्स क्या होता है? व्याकुल। अब जब आपको पता है, जब गर्मी का मौसम होता है तो सभी मनुष्यों का जो है मन बड़ा व्याकुल होता है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, सभी का मन उन्मन, मन न लगना, उन्मन, उन्मना रहता है हमारा मन, कि हमारा मन नहीं लगता है और व्याकुल से हम रहते हैं गर्मी की वजह से। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग क्या होता है? हाँ, ग्रीष्म होता है, ग्रीष्म गर्मी या ताप जो है, वो कह रहे हैं विश्व के निदाग के सकल जन, कि विश्व के सारे जन, सकल यानी संपूर्ण, संपूर्ण जो जन है वो क्या है? निदाग यानी गर्मी से बड़े ही व्याकुल है। विश्व के सभी लोग जो है ग्रीष्म के वजह से बड़े ही व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती है हमारा मन जो है बड़ा ही व्याकुल सा रहता है। गर्मी में हम अनमने से रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। तो वैसे ही लेखक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि विश्व के सभी लोग जो हैं इस गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान हैं, व्याकुल है। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अचानक जो है अनंत दिशा से, जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि बादल को कहीं से भी आ सकते हैं और बादल तो पूरे आसमान में फैले हुए हैं और किसी भी दिशा से बादल आ सकते हैं और बारिश हो सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अचानक से किसी अज्ञात दिशा से जो अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे घन, घन यानी बादल, ऐसे जो बादल हैं अचानक से किसी अज्ञात दिशा से आए, तब आओ, और कह रहे हैं तप्त धरा। तप्त यानी क्या होता है? हाँ, जो तपती हुई धरा है, धरती, धरती, तो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आह्वान कर रहे हैं बादलों से कि इस तपती हुई धरा को, धरती को फिर से आप जल से आप्लावित कर दो, अर्थात जल से भर दो, शीतल कर दो। और जब बारिश होगी तो क्या होगा? धरती थोड़ी शीतल होगी, और यही वो चाहते हैं, यहाँ के जो जन हैं वो बारिश का इंतजार करते हैं। तो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, कि हे बादलों आप फिर से गरजो और इस पूरी धरा को जल से आप्लावित कर दो, और शीतल जो धरा है उसको, जो तपती धरा है, सॉरी, तपती हुई धरा को फिर से शीतल कर दो। अब इस कविता में कवि जो है उन्होंने बादलों के माध्यम से नव जीवन का संचार मनुष्य के जीवन में करने के लिए का आह्वान किया है। जिस तरह से बादल कहीं से भी आ जाते हैं और बरसते हैं, गर्जना करते हैं, और मनुष्यों के मन में, जैसे किसान है, अब किसानों के मन में ऐसे उस समय में जब गर्मी में उनकी फसलें खराब होती रहती है, तब उनके मन में, उनकी आंखें जो है सिर्फ आसमान में ही देखती रहती है कि कब सी बारिश होगी, और उनके मन में एक उत्साह रहता है कि जल्दी से बारिश हो और हमारी फसल में थोड़ा जो है पानी जाए। लेकिन जो बादलों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि
बादल जो है सभी को सुख देने वाले हैं, और जिस तरह से बादल जो है, बादलों में बहुत तेज तेज बिजलियां चमकती है, गर्जना होती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी उन्होंने उसको विद्रोह क्रांति के समान बताया है कि मनुष्य के जीवन में भी उस समय क्या है, हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, छायावादी युग में 1936 के आसपास की बात है ये, छायावादी काल। तो उस समय ये कविता रची गई थी। तो उस समय में बादलों को क्या क्रांति का प्रतीक बता दिया गया था कि हर मनुष्य के जीवन में जो है, जिस तरह से बादल गरजते हैं और एक तरह से मन में उत्साह हो जाता है, वैसे लोगों के मन में भी एक क्रांति का संदेश दिया है कि बादलों के माध्यम से लोगों के मन में विद्रोह की भावना जागृत हो और वो क्रांति करे और उनके मन में अपने देश को आजाद कराने के लिए क्या हो, उत्साह हो। तो ये थी कविता उत्साह। सबको समझ में आई? आगे देखो, अब इनकी दूसरी कविता है, दूसरी कविता है अट नहीं रही है। दिखाई दे रहा है पीछे तक? हाँ, अट नहीं रही है। अटने का क्या मतलब हो रहा है, होता है यानी समाहित नहीं हो रही है, अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। अब क्या नहीं समा रही है, किसकी शोभा अट नहीं रही है? अब फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन, फागुन का महीना आता है, कोई बता सकता है कब आता है? अंग्रेजी महीनों के हिसाब से हाँ, जब जिस महीने में होली आती है, फाल्गुन मास में आती है ना, उस समय में आपको पता है ऋतु कौन सी होती है? वेरी गुड, वसंत ऋतु होती है। तो यहाँ लेखक जो है फागुन मास की, उस समय में आपको पता है प्रकृति बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है, सब तरफ पेड़ पौधे जो है हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम चला जाता है। और बसंत ऋतु में क्या है, नए पौधों पर नई नई पत्तियां आती है, फूल खिलते हैं और मौसम बड़ा ही खूबसूरत होता है, हरियाली, सब तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो लेखक यहाँ इस कविता में कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो शोभा है फागुन मास की, उनकी आंखों से तो हटी नहीं रही है। वो चाहते हैं ना, उस सुंदरता को नहीं देखना भी चाहते हैं ना, उनकी आंखों को हटाना भी चाहते हैं, तो भी उनकी आंखें उस सुंदरता से, उस शोभा से नहीं हट रही है। आप भी कभी फागुन मास में कभी कहीं जाते हो बाहर और आपको बहुत हरियाली दिखती है, कहीं ग्रीनरी दिखती है, तो आपकी आंखें, ऐसा कहते, ये फैक्ट भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है कि हरियाली से, अगर हम हरियाली को देखते हैं सुबह उठ के, तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए हमें, हाँ, हरियाली को देखने से हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इसलिए हमें जो है फागुन मास में कवि बार बार जो है हरियाली को देख रहे हैं और उनका मन फिर भी नहीं हो रहा है कि वो उससे अपनी आंखें हटा लें। तो इस कविता में वो फागुन मास की शोभा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा का क्या मतलब होता है? आभा का क्या मीनिंग है? चमक। कि जो फागुन मास की शोभा है उसकी चमक समाहित ही नहीं हो रही है, उनकी आंखों में समाई नहीं रही है, सट नहीं रही है, अर्थात वो जो है उनकी आंखों में इतनी चमक है हरियाली में उस समय में फागुन मास में कि उनकी आंखों में समाहित ही नहीं हो पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो, जब फागुन मास में सब तरफ जब हरियाली होती है तो सुगंध जो है, आपको पता है, भीनी भीनी खुशबू सब तरफ फैली रहती है। तो वो कह रहे हैं कहीं सांस, जब हम फागुन मास में कहीं जब हम सांस लेते हैं तो घर घर भर देते हो, अर्थात सब जगह जो है घर घर भर देते हो, अर्थात सब जगह हरियाली की वजह से सब जगह जो है घर घर भर देते हो, अर्थात सब जगह उत्साह रहता है, सब जगह सबके मन में उमंग रहती है और उस समय में प्रकृति बड़ी ही स्वच्छ और शालीन रहती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और हमारा जो मन है वो ऐसे पक्षियों की तरह, उस समय में पक्षी जब कलरव करते हैं आसमान में, तो हमारा मन भी जो है
उन पक्षियों के समान नभ में, नभ यानी क्या होता है? नभ मीन्स नहीं पता? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर क्या होता है? पर यहाँ क्या है? पंख। पक्षियों के पर होते हैं ना, पंख। हाँ, तो उड़ने को नभ में तुम, जैसे पक्षी आसमान में स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, वैसे ही कवि का मन भी या मनुष्यों का मन भी जो है आसमान में उड़ने के लिए बड़ा ही व्याकुल रहता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, और कवि कहते हैं कि मेरा मन तो जो है पक्षियों के समान आसमान में उड़ने का करता है, और मैं तो आंख हटाना चाहता हूं इस प्रकृति की शोभा से, इस फागुन की आभा से। मैं अगर आंख हटाना भी चाहता हूं तो भी हट नहीं रही है। मैं इस हरियाली से अपने आप को दूर ही नहीं कर पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल, हरी हरी कहीं लाल। आपको पता ही है, जब फागुन मास आता है तो सब तरफ डालियां जो है फल और फूलों से लद जाती है, पत्तियों से लद जाती है। अब सब पौधों की पत्तियां ही तो हरी होती नहीं है, किसी किसी की लाल भी होती है। तो वो बता रहा है, पत्तों से लदी डाल केवल हरी कहीं लाल। कहीं तो बहुत ज्यादा हरी भरी है, कहीं लाल लाल पत्तियां खिली हुई है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति हर रूप में, हर रंग में जो है कवि को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और ऐसा प्रतीत होता है जब कवि बाहर हरियाली में जब जाते हैं तो देखते हैं कि हर तरह के रंग के फूल और पौधे जो है वहां मौजूद होते हैं। तो वो जब जाते हैं उनको तो ऐसा प्रतीत होता है बीच सब जगह हरियाली, और बीच में लाल लाल जो ये पत्तियों से लदे हुए पौधे होते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो उनके गले में क्या पड़ी हो, एक माला पड़ी हो लाल फूलों की। पूरी यानी बताई दिया था मैंने, हृदय होता है पहले वाली व्याख्या उसमें। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। मंद गंध की मंद मंद खुशबू वाली जो पुष्पों की माला है, वो ऐसी प्रकृति में जो है हरियाली के बीच में जब लाल लाल बीच में जो पत्तियां होती है उनके, तो वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो इसके हृदय पे, इसके ऊपर एक माला पड़ी हुई हो, माला के समान हो, जिससे मंद मंद सुगंध प्रवाहित होती रहती है। वो पुष्पों की माला बड़ी ही सुंदर प्रतीत हो रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हाँ, पाट पाट शोभा श्री कहने का तात्पर्य है कि शोभा श्री, इसकी सुंदरता जो है, हाँ, इसकी जो ये सीन है हरियाली का, उसकी जो सुंदरता है वो अब उनकी आंखों में जो है समाहित नहीं हो पा रही है। इस तरह से वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इसकी जो सुंदरता है वो समाहित नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा कि फागुन मास में हम भी कहीं जाते हैं तो हमें वहां की जो सुंदरता सच में अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि बसंत ऋतु का मौसम ही ऐसा होता है जो घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, और एक सबसे जो है हरियाली सब जगह इतनी अच्छी होती है कि हमारा मन जो है सच में ही वहां से नहीं हटता है, और वो हमारी आंखों के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। इसीलिए यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए हमें बता रहे हैं कि फागुन मास, स्पेशल उन्होंने फागुन मास लिया है। क्या कोई बच्चा मुझे हिंदी महीनों के नाम बता सकता है? हिंदी महीनों के, इंग्लिश महीनों के नाम तो सबको आता है, मुझे पता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो सब बता सकते हैं, लेकिन क्या कोई हिंदी महीनों के नाम बता सकता है? हाँ, खड़े होके बताओ। कोई किसी को नहीं पता? मैं बताती हूँ। सबसे पहला महीना होता है चैत्र, है ना? फिर आराम से बैठो अभिषेक।
आगे अब आप जैसे इंग्लिश महीनों को सीक्वेंस में बोल सकते हो, तो मार्च के बाद तो अप्रैल ही आएगा ना, तो फिर आप ऐसे आगे पीछे कैसे लिख सकते हो हिंदी महीनों को? वो भी तो सीक्वेंस में ही चलेंगे। हो गए ना पूरे? ये जनवरी फरवरी से नहीं चलते हैं। चैत्र आता है जब तुम्हारे नवरात्रे आते हैं ना, मिड मार्च तक में आता है, जब नवरात्रे आते हैं तब से शुरू होता है नया महीना। जो आपने सुना हो तो हिंदू वर्ष का नया महीना जब सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर हिंदू, तो तब से होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो ये एक तरह से सबसे कौन सा महीना हो गया? हाँ, ये सबसे लास्ट महीना हो गया फागुन। फिर नया महीना शुरू हो जाता है चैत्र। ये पूरे जो है तुम्हारे, हाँ सावन चल रहा है अभी, तो इसका मतलब इस हिसाब से 5वां महीना है, वैसे 7वां है। तो ये सारे महीनों के नाम है जो आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये कविता पूर्ण हुई, आपको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अब हम कल जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।